हेलो एवरीवन। एसएसएमआईसी स्कूल के स्टूडेंट कक्षा 8 के जो सब्जेक्ट है सांस्कृतिक व सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन आज से स्टार्ट होने वाले हैं। और इसका अगर हम कंटेंट देखें तो 3 भागों में इसका कंटेंट डिवाइड किया गया है। खंड 1 है इतिहास, यानी कि हमारा अतीत। इसमें 9 चैप्टर हैं और इतिहास के बारे में इसमें दिया हुआ है। खंड 2 भूगोल, हमारा प्राकृतिक वास यानी पृथ्वी। इसमें हमारी जो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में दिया हुआ है चैप्टर 16 तक। खंड 3 हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, जिसमें 5 चैप्टर हैं जो हमारे देश के संविधान और कानून के बारे में और हमारी राजनीतिक संरचना कैसी है देश की उसके बारे में दिया हुआ है। तो खंड 1 का पहला चैप्टर संक्षिप्त परिचय, कब, कहाँ और कैसे, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो जो खंड 1 का फर्स्ट चैप्टर है हम वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जो कि नंबर 1 प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। प्राचीन काल जो है वो हमारा 8वीं शताब्दी तक का है और जो मध्यकाल है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक है। और जो हमारा आधुनिक काल है वो 18वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें जैसे इसमें दिया हुआ है भारतीय इतिहास के विकास के मुख्यतः 3 सोपान हैं। सोपान मतलब 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें जो प्राचीन काल और मध्यकाल है आपने 7th क्लास में उसको पढ़ा था। अब उससे आगे यानी 8th क्लास में उससे आगे इतिहास को बढ़ाया गया है, जो कि हमारा आधुनिक काल के विषय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो 18वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद आधुनिक काल शुरू हो गया था। यानी कि जो फ्रांसीसी थे, डच थे और मतलब अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीय मतलब व्यापार के जरिए भारत के में आए और भारत में अपना व्यापार स्थापित किया और उन व्यापार के जरिए अपने भारतीय राजनीति में हिस्सा लेने लगे और अपने मतलब पैरों को मजबूत करके भारतीय राजनीति में गाड़ लिया गया। और जिससे बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर वो भारत में आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर राजनीति और भारतीय संस्कृति में दखलंदाजी देना शुरू कर दिया था, जिससे एक उपनिवेशवाद की पहचान हो जाती है। जैसे जब किसी देश पर किसी अन्य देश द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिकार कर लिया जाए तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। अब आधुनिक इतिहास को कैसे जानें? आधुनिक इतिहास को जानने के क्या क्या मतलब सोर्सेस होते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे आधुनिक युग के स्रोत हैं, जो तुम्हारे प्राचीन काल और मध्यकाल के स्रोत हैं वो आपने 7th क्लास में देखे थे। अब उससे आगे आधुनिक काल में जो स्रोत हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि उस टाइम पर ये ऐसी चीज़ें घटित हुई थी, ये सब चीज़ें मतलब कैसे कैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा और उस टाइम पीरियड के अनुसार कैसे कैसे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय राजनीति में कैसे कैसे चेंजेस आए, वो सब हम उस टाइम पर घटित घटनाओं के आधार पर ही पता लगाते हैं, जिसके कुछ सोर्सेज होते हैं। जैसे किताबें, प्रमाण, अभिलेख, समाचार पत्र, मैगज़ीन, पर्चे, जो प्रेस उस टाइम पर पत्रकार ये सब छापते थे। फिर निरीक्षण हो गया, निरीक्षण होता है जनसंख्या पर, हर साल 10 साल के लिए या 5 साल के लिए अंग्रेज़ निरीक्षण कराते थे। फिर पत्र हो गया, कलामें, मूर्ति, पेंटिंग हो गई, इमारतें में इंडिया गेट बनाया गया, बिरला हाउस बनाया, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, ये सब आधुनिक काल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पर उपनिवेशवाद के समय पर भारत में क्या क्या चीज़ें की थी। अंग्रेज शासन के औपनिवेशिक अभिलेख इतिहास के मुख्य स्रोत थे। अभिलेखों पर भी लिखा, जैसे अगर आज के टाइम में कोई, जैसे हमारे पीएम हैं, उन पीएम पर अगर कोई बुक लिखे और आज से 200 साल 300 साल बाद उस बुक को पढ़ी जाए तो जो वहाँ जब उस
उस तरह के लोग ये इस बुक को पढ़ेंगे तब वो पता लगाएंगे कि हाँ उस टाइम पर क्या कंडीशन थी, मतलब क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। ऐसे ही उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे वो अभिलेख लिखते थे, अपने साहित्य लिखते थे भारतीय राजनीति पर, संस्कृति पर, जो आज तक भी भारतीय सरकार ने संभाले रखे हुए हैं। इसमें सरकार ने इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए बड़े बड़े संग्रहालय बनवाए। आज भी इस प्रकार के दस्तावेज सरलता से उपलब्ध हैं, क्योंकि आधुनिक काल में प्रेस का ज़माना था, तो मतलब ये छपाई होनी शुरू हो गई थी, इसलिए उनको कलेक्ट करना और लाइब्रेरी में रखना आसान हो गया था एज़ कम्पेयर टू जो प्राचीन काल और मध्यकाल के युग में था। ब्रिटिश इंडिया ने नोट, रिपोर्ट और स्मृति पत्र बनाने की संस्कृति भी तैयार की इसलिए उन्होंने गांव, तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर आदि में रिकॉर्ड कक्ष स्थापित किए। कई मतलब जो सरकारी बिल्डिंग थी या दफ्तर थे उनमें अंग्रेज़ों ने रिकॉर्ड स्थापित किए गए। जो जब भी कानून बनाए जाते थे उन कानूनों को विशेष तौर पर संग्रहालयों में या अभिलेखागार के आधार पर मतलब सम्मिलित करा के उनको संग्रहालय में रखा जाता था। 19वीं शताब्दी से संबंधित दस्तावेज आज भी अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर उस समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन दस्तावेजों को पढ़कर हम भारत में ब्रिटेन उपनिवेश शासन की वास्तविक प्रकृति के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा विभिन्न क्षेत्र में किए गए शोषण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस टाइम पर जो वैसे माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने ही भारत में सबसे पहले प्रेस जो छपाई होती है अखबारों की, पत्रिकाओं की, सबसे पहले जो प्रेस क्रांति लाई थी वो फ्रांसीसियों द्वारा ही लाई गई थी। तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें थीं जिसे आधुनिक काल के इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में माना गया था। अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए गए साधनों में सर्वे भी एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। सर्वे कराते थे कि भाई गवर्नेंस, जैसे हमारी राजनीति है, मतलब उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार थी, वो सर्वे कराती थी कि भाई इतने गांवों का सर्वे लो और पता करो कि किस गांव में कितना व्यापार होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किस मतलब गांव में ज़्यादा तहसीलदार मतलब इसके जो किसानों का से कर लिया जाता है, और जो मतलब जुगलबंदी जो कर होते हैं वो सब उस टाइम पर लिए जाते थे। उनका सर्वे निश्चित तौर पर और हर टाइम पीरियड के आधार पर किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज भारत के सभी प्रांतों में प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात सर्वे करते थे। इन सर्वों की सहायता से भारत में जाति, धर्म और व्यवसाय के साथ साथ एक विशेष क्षेत्र की मिट्टी, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु के विषय में जानकारी एकत्र की जाती थी। जैसे भारत में आज भी 10 साल के लिए जनगणना होती है, ऐसे ही उस टाइम पर भी जनगणना होती थी, जो 1850 से स्टार्ट किया गया था, जो ब्रिटिश हुकूमत ने शुरू किया था। वो आज भी प्रथा चली हुई है। तो अंग्रेज़ों के सरकारी रिकॉर्ड में हमने अनेक सूचनाएं प्राप्त की हैं, किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये रिकॉर्ड अंग्रेज़ों ने अपने हित में के ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे, जिनको हम एक सत्य के आधार पर नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त हम अनेक सूचनाएं उन डायरियों से प्राप्त कर सकते हैं जो अंग्रेज़ों एवं कुछ भारतीयों ने भी लिखी हैं। कुछ विदेशियों के द्वारा लिखित वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी से भी हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। उस युग के अनेक कवि तथा उपन्यासकारों ने अपने विचार तथा भावनाओं को विचारों के रूप में लिखा है। इन सभी दस्तावेजों से उस समय हुए देश के विभिन्न भागों में आंदोलन के विषय में जानकारी मिलती है। उस समय पर जो मूर्तियाँ थीं, मतलब भारतीय आकृतियों की, संस्कृतियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं, उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि भाई उस टाइम पर क्या घटनाएं घटित हुई थी और उस टाइम पर क्या मतलब चैलेंजेस थे देश के सामने, जनता के सामने और ब्रिटिश हुकूमत के सामने। जैसे एक इसमें पिक्चर दी हुई है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, जिसे मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने बनाया था।
उन्नीसवीं शताब्दी में निर्मित इमारतें भी सूचनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार की इमारतें पूरे भारत में विशेष रूप से बड़े शहरों में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतें संसद भवन, इंडिया गेट, दिल्ली का बिरला हाउस, सेंट जॉर्ज फोर्ट, प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास की रिपन बिल्डिंग एंड गोयंडी पार्क, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एंड और हैंगिंग गार्डन, हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल और कलकत्ता का बोटेनिकल गार्डन। इस युग में बनी फिल्में तथा कुछ महान विभूतियां जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल आदि द्वारा लिखे पत्र भी सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये सभी उस युग के न केवल लोगों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि उस समय के भारत की तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो अब आगे एक्सरसाइज है, हम इस एक्सरसाइज को अगली वीडियो में करेंगे। इस जो भी मैंने अब आपको मतलब चैप्टर पढ़ाया है, इसको आप दोबारा रीडिंग करेंगे और मतलब खुद से भी रीडिंग करेंगे और वीडियो भी देखकर इसका मतलब इसको वीडियो को समझेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्कूल में संपर्क करें और किताबों का जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।